प्यारे बच्चों, डायमेंशंस वाले को ही आगे कंटिन्यू करते हैं। मैंने डायमेंशंस जो लिखवाई थी वो तो आप खासकर उसे याद करना ही करना है आपको। उसके अलावा भी मैंने बोला था कि बहुत सारी बुक्स में अदर डायमेंशंस है, वो भी 12th वाली भी अगर आपके स्कूल में करवाई जाती है तो वो डायमेंशंस याद करनी है। किसी का मैसेज आया था मेरे पास कि फॉर्मूला भी याद करना है। फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है, अगर नहीं याद होता तो छोड़ भी सकते हो। वो सारा कुछ हमने 11th की फिजिक्स में डिटेल में पढ़ना है, तो उस समय ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगे। लेकिन इस स्टेज पर जब हम डायमेंशंस पढ़ रहे हैं तो हमें हर चीज की डायमेंशन याद होनी चाहिए। जैसे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन एग्जाम में आ गई तो हम लिखेंगे ml-1 t-1, बस डायरेक्ट इतना ही पता होना चाहिए। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन मैंने लिखवाई है, आपको डायरेक्टली याद होनी चाहिए। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बोल ही चुका है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। इन सब की डायमेंशंस आपको अच्छी तरह याद होनी चाहिए। कुछ क्वांटिटीज होती हैं जो वेरिएबल्स होती हैं लेकिन डायमेंशन लेस होती है, कुछ क्वांटिटीज होती है कांस्टेंट होती है पर डायमेंशंस होती है। जैसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एक कांस्टेंट है पर उसकी डायमेंशन निकल करके आई है। वेरिएबल्स होती है डायमेंशन लेस होती है। जैसे हम लोगों ने स्ट्रेन पढ़ा था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था, ये सब क्या कहते हैं वेरिएबल क्वांटिटीज है पर डायमेंशन लेस निकल करके आई है। तो कुछ भी केस हो सकते हैं, वेरिएबल के साथ डायमेंशन भी आ सकती है, वेरिएबल के साथ डायमेंशन लेस भी आ सकती है, कांस्टेंट डायमेंशन लेस भी हो सकता है, कांस्टेंट डायमेंशन वाला भी हो सकता है। एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, पिछली बार मैंने कन्वर्जन फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट बताया था आपको। उसी को आगे बढ़ाते हुए एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3 है, ये चैप्टर 2 का, और वो है कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल्स के बराबर होता है। कैलोरी जो है हीट की यूनिट होती है, CAL से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये 4.2 जूल्स के बराबर होता है। ये जूल से समझ में आया कि अच्छा ये तो एनर्जी है, ये हीट एनर्जी की यूनिट होती है और एनर्जी में कन्वर्ट करना है। 1 कैलोरी को कन्वर्ट करना है नए सिस्टम के अंदर, एक न्यू सिस्टम के अंदर कन्वर्ट करना है जिसके अंदर 1 यूनिट मास अल्फा केजी के बराबर है, 1 यूनिट लेंथ जो है बीटा मीटर के बराबर है, और 1 यूनिट टाइम जो है वो गामा सेकेंड्स के बराबर है। ठीक है ना। 1 यूनिट मास जो है अल्फा केजी है, 1 यूनिट लेंथ बीटा मीटर है, एंड 1 यूनिट टाइम गामा सेकेंड है। तो बताओ उस सिस्टम के अंदर 1 कैलोरी ऑफ हीट एनर्जी किसके बराबर आएगी? 1 कैलोरी का मतलब 4.2 जूल्स लेकर के चल रहा हूं। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल्स के बराबर है। मैंने फॉर्मूला यूज किया किसका? एनर्जी का यूज करना है, और एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है mL2T-2 के बराबर होता है। यूजिंग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? N1U1 इज इक्वल टू N2U2 है। N1 कितना दे रखा है? N1 दे रखा है 4.2 के बराबर। U1 कितना दे रखा है? M1 L1 T1, M1 L1 का स्क्वायर T1 की पावर -2 है। N2 कितना निकलेगा? 1 कैलोरी यानी 4.2 जूल्स, वो अभी हमें पता लगेगा यहाँ पर। और U2 की वैल्यू है M2 L2 का होल स्क्वायर T2 की पावर -2। यहां से पता लगता है कि N2 की वैल्यू इज इक्वल टू N1 U1 बाई U2 के बराबर है। N1 जो है 4.2 लिखा क्योंकि 4.2 जूल्स है। 1 कैलोरी की जगह जूल्स में लिख रहा हूं क्योंकि ये कन्वर्जन होता है, MKC है दोनों। 1 कैलोरी जो है वो हीट के टर्म्स में कैलोरी बोलते हैं, और दूसरे के टर्म्स में जूल्स में भी बोल सकते हैं, और वो 4.2 जूल्स होता है। ये हो गया M1 बाई M2 की पावर 1, L1 बाई L2 की पावर 2, T1 बाई T2 की पावर -2 है। ये जो 1 वाला है जूल्स है, ये तो MK सिस्टम है। इसमें 1 यूनिट मास 1 kg होता है, 1 यूनिट लेंथ 1 मीटर होता है, 1 यूनिट टाइम
1 सेकेंड होता है, ये तो हमें मालूम है। और नया सिस्टम जो है उसके अंदर अल्फा केजी, बीटा मीटर और गामा सेकेंड है। तो मेरा 1 वाला जो पार्ट रहेगा वो तो एमकेएस वाला ही रहेगा, और वो होगा 1 केजी, और ये हो गया अल्फा केजी पावर 1। ये हो गया 1 मीटर अपॉन बीटा मीटर और पावर हो गई 2, और ये हो गया 1 सेकेंड्स अपॉन गामा सेकेंड्स, और इसके ऊपर पावर हो गया -2। केजी केजी कट गया, मीटर मीटर कट गया, सेकेंड सेकेंड कट गया, और ये आ गया 4.2 अल्फा के ऊपर पावर -1, बीटा के ऊपर पावर -2, और गामा ये डिनोमिनेटर में, जब न्यूमरेटर में जाएगा तो +2 हो जाएगा, और गामा की वैल्यू 2 के बराबर आएगी। तो देयरफॉर न्यू सिस्टम के अंदर, और ये न्यू सिस्टम ऑफ न्यू यूनिट ऑफ एनर्जी निकल करके आ गया। जिस सिस्टम के अंदर 1 यूनिट मास अल्फा केजी होगा, 1 यूनिट लेंथ बीटा मीटर होगा, 1 यूनिट टाइम गामा सेकेंड होगा, उसके अंदर जो है जो 1 कैलोरी होगा वो 4.2 अल्फा की पावर -1, बीटा की पावर -2, गामा की पावर 2 न्यू यूनिट ऑफ एनर्जी निकल करके आएगा। ये एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन था, चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 1 के कोई भी क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज के नहीं करने हैं, चैप्टर नंबर 2 से ही स्टार्ट करेंगे। उसमें भी कुछ गिने चुने हैं जो करने होंगे, मैं बता दूंगा आपको कौन कौन से करने हैं, जैसे मैंने ये आपको एक बता दिया। इसके अलावा अब मैं तीसरा एप्लीकेशन बताने जा रहा हूं। 2 एप्लीकेशन बता चुका है, एक में तो फॉर्मूले की एक्यूरेसी चेक करते हैं, और एक बताया सिस्टम 1 यूनिट ऑफ सिस्टम से अनदर यूनिट ऑफ सिस्टम पे जाना है। अब तीसरा एप्लीकेशन है डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूलाज। हम एक डायमेंशन की हेल्प से फॉर्मूला भी डिराइव कर सकते हैं। एक लिमिटेशन हमने एक्यूरेसी में पढ़ी थी। एक्यूरेसी के अंदर था कि हम करेक्ट के बारे में सिर्फ डायमेंशनली करेक्ट बोल सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो नंबर होता है, अगर v² - u² = 2as लिखा है तब भी लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन राइट हैंड साइड के बराबर आएगी, और अगर v² - u² = 5as लिखा है तब भी लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन राइट हैंड साइड की डायमेंशन के बराबर ही निकल करके आएगी। इसलिए जो है हम लोग करेक्ट नहीं बता सकते, हाँ हम लोग बता सकते हैं डायमेंशनली करेक्ट। ये पहली लिमिटेशन है डायमेंशन की। 2 लिमिटेशंस आपको यहां पर भी मिलेगी जो तीसरा एप्लीकेशन करने जा रहे हैं। मुझे बोला गया है सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसको कि मैं F से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। सर्कुलर मोशन के केस में ये वर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स आता है। अगर कोई चीज सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है तो एक सेंटर की तरफ हमेशा एक फोर्स लगती ही रहती है। अगर पार्टिकल यहां पर होगा तब भी सेंटर की तरफ फोर्स लगेगी, पार्टिकल यहां पर होगा तो भी सेंटर की तरफ फोर्स लगेगी, पार्टिकल यहां पर होगा तो भी सेंटर की तरफ फोर्स लगेगी। ये फोर्स लगती है मे डिपेंड अपॉन मास ऑफ ए बॉडी, मे डिपेंड अपॉन स्पीड ऑफ ए बॉडी, मे डिपेंड अपॉन रेडियस ऑफ ए सर्कल है। ये आपको दिया भी हो सकता है या अपने आप भी लिखा ना पड़ सकता है। वैसे नॉर्मली दिया होता है मे डिपेंड अपॉन किस पर डिपेंड करता है, और आपको फॉर्मूला डिवाइड करना पड़ता है। ये तो मैंने इसलिए बना करके दिखाया कि ये आपको स्कूल में नहीं बनाना, एग्जाम में नहीं बनाना, कि सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा एक लगती रहती है जो हमेशा टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल होती है, इसीलिए उसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन मिलेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन ए बॉडी may depend upon पहला है मास ऑफ ए बॉडी, जिसको कि हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे। सेकंड है स्पीड ऑफ ए बॉडी, जिसको कि मैं v से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। और थर्ड है रेडियस ऑफ ए सर्कल है, रेडियस ऑफ ए सर्कल। आप स्टार्ट कहां से करेंगे? तो क्वेश्चन है
और आपको डिराइव करना है, डिराइव फॉर्मूला फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स. सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ ए बॉडी on a body may depend upon पहले mass of a body, may depend upon speed of a body, may depend upon radius of a circle. may depend का मतलब depend कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती. may be directly proportional to square of the quantity of, may be inversely proportional to cube of the quantity of. वो depend करता है. अभी देखते हैं, हम derive करने जा रहे हैं, क्या square निकलेगा, क्या cube निकलेगा, कैसे भी होगा. F centripetal force is directly proportional to m की पावर a लिख देंगे. a हमने अपनी तरफ से नंबर दिया है, अभी a b c की वैल्यू सॉल्व भी करेंगे. f is directly proportional to m की पावर a, f is directly proportional to v की पावर b, f is directly proportional to r की पावर c. जिस पर डिपेंड कर रहा है, पता नहीं कैसे डिपेंड कर रहा है. पावर 1 आएगी, पावर 2 आएगी, पावर -1 आएगी, पावर -2 आएगी, -3 आएगी, मुझे कुछ नहीं पता. अभी सॉल्व करने के बाद पता लगेगा. ये जो है मैंने ए बी सी नंबर्स दे दिए. ये स्टेप तीनों लिखना है, बहुत जरूरी है. इसका चौथा स्टेप लिखना है, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m की पावर a, v की पावर b, r की पावर c के बराबर हो जाएगा. पांचवा स्टेप है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगाई k, m के ऊपर पावर a, v के ऊपर पावर b और r के ऊपर पावर c. इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज चलेगी, आप लेफ्ट हैंड साइड वाले चीज की डायमेंशंस लिखेंगे, आप राइट हैंड साइड वाली चीज की डायमेंशंस लिखेंगे. m को m से इक्वेट करेंगे, l को l से इक्वेट करेंगे, t को t से इक्वेट करेंगे. जैसे मैं आप बताता हूं, आप समझ में आएगा क्या इक्वेट करना. फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, m l t माइनस 2 के बराबर डायमेंशन होती है. इज इक्वल टू के, कांस्टेंट है ये तो एज इट इज रखा हुआ है. मास, मास क्या होता है, m के ऊपर पावर, कैपिटल M के ऊपर पावर a हो जाएगा. वेलोसिटी क्या होता है, l t-1 डायमेंशन होती है और पावर कितनी होगी, b हो गया. फिर रेडियस किसके टर्म्स में, लेंथ के टर्म्स में, और पावर ये हो गया m l t-2 इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. m कितने हैं सारे मिलाकर, एक ही है, और कितना रहेगा m की पावर a. फिर अगला लेंथ का लिखना है, पहले m लिखते हैं, फिर l लिखते हैं, फिर t लिखते हैं. l के ऊपर पावर, इस l के ऊपर पावर कितनी है b, l के ऊपर पावर कितनी है c, मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर कितनी हो जाएगी b प्लस c के बराबर हो जाएगी, b प्लस c के बराबर हो जाएगी. और t के ऊपर पावर माइनस b हो जाएगी. लो, m को m से इक्वेट करेंगे, l को l से इक्वेट करेंगे, t को t से इक्वेट करेंगे. कंपेयरिंग, दोनों को मैं कंपेयर कर रहा हूं. कंपेयरिंग, a किसके बराबर है, इधर m के ऊपर पावर कितनी है, 1 है, तो यहां से पता लगा a इज इक्वल टू 1. l के ऊपर पावर कितनी है, b प्लस c, और यहां पर l के ऊपर पावर कितनी है, 1, तो इसका मतलब b प्लस c इज इक्वल टू 1. इधर t के ऊपर पावर माइनस b है, t के ऊपर पावर माइनस 2 है, तो कंपेयरिंग किया तो माइनस b इज इक्वल टू, और इससे पता लगता है b इज इक्वल टू 2. अगर b की वैल्यू 2 आ रही है देन c की वैल्यू -1 के बराबर आएगी. सॉल्विंग, ये सारी चीजें लिखी, सॉल्विंग we get a is equal to 1, b is equal to 2, c is equal to -1. ये फिफ्थ वाला स्टेप को उठाएंगे जिसके अंदर m की पावर a, v की पावर b, r की पावर c थी, तो f हो गया is equal to k, m के ऊपर पावर 1, v के ऊपर पावर 2, r के ऊपर पावर, और ये बन गया f इज इक्वल टू के m v स्क्वायर अपॉन r के बराबर. डायमेंशंस की ये लिमिटेशन है कि आपको कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कितनी आ रही है वो पता नहीं लग सकता. जिसको पता है कि k की वैल्यू 1 होती है वो एक्सपेरिमेंटली वर्ड यूज करके लिख सकता है, पर आपकी टीचर आपको बताएगी कि k की जगह k ही रखना है,
और ये इसकी लिमिटेशंस है कि हम इसके अंदर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो आंसर के टर्म्स में ही आएगा, के mv² अपॉन r के बराबर आ गया सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला। और ये मेथड है इसको डिराइव करने का। वहां मे डिपेंड अपॉन, मे डिपेंड अपॉन, मे डिपेंड अपॉन कितनी इक्वेशन निकलेंगी, एक m को लेकर के, एक l को लेकर के, एक t को लेकर के, तीन इक्वेशन, तीन ही वेरिएबल्स हो सकते हैं। अगर ये मे डिपेंड अपॉन चौथी चीज होता तो शायद मुश्किल हो जाता कैलकुलेट करना हमारे लिए। इसीलिए इसके अंदर तीसरी लिमिटेशन है कि भाई डायमेंशंस की, कि हम तीन से ज्यादा वेरिएबल्स पर अगर चीज डिपेंड करती होगी तो हम तीन से ज्यादा वेरिएबल्स पर डिपेंड करती होगी, तीन से ज्यादा वेरिएबल्स पर, तो लिमिटेशंस है। एक लिमिटेशन कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी फाइंड आउट नहीं की जा सकती है, दूसरी है तीन से ज्यादा वेरिएबल्स पर डिपेंड करता होगा तो निकालना मुश्किल है, और तीन या तीन से कम वेरिएबल्स होने चाहिए, और तीसरी जो मैंने सबसे पहले बताई थी एक्यूरेसी के अंदर कि हम लोग इसके बारे में एकदम करेक्टनेस के साथ नहीं बता सकते कि फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं, हम डायमेंशनली करेक्ट कहते हैं। तो ये तीन लिमिटेशंस है जो डायमेंशंस की निकल के आती है। और क्वेश्चंस इसके करवाता हूं आपको। वो कह रहा है क्वेश्चन, टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम, एक पेंडुलम के बारे में पिछली क्लास में हल्का सा समझाया था कि ऑसिलेट करता है अपने मेन पोजीशन के अबाउट। पेंडुलम जो है टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम स्मॉल टी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, कैपिटल टी तो डायमेंशन के लिए यूज करूंगा इसलिए मैं यहां पर स्मॉल टी यूज कर रहा हूं। मे डिपेंड अपॉन, पहला है मे डिपेंड अपॉन, फर्स्ट है लेंथ ऑफ ए पेंडुलम, ये पेंडुलम होता है और ये अपनी एक्सिस, अपनी मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट करता है। ये इसकी लेंथ है, ये जो बॉब लगा हुआ है इसका मास m है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है। उसने लिखा मे डिपेंड अपॉन लेंथ ऑफ ए पेंडुलम जो कि मैं l से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मे डिपेंड अपॉन मास ऑफ ए बॉब जिसको कि मैं m से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। थर्ड है मे डिपेंड अपॉन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ये क्वेश्चन में आपको गिवन है, नहीं भी गिवन होगा तो दो तीन बार जब करोगे तो वैसे ही पता होगा टाइम पीरियड वाले क्वेश्चन में किस किस पर डिपेंड करता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये जो है t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l की पावर a, t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m की पावर b, t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू g की पावर c है। इन तीनों को कंबाइन करेंगे, t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l की पावर a, m की पावर b, g की पावर, और p जो है इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी l की पावर a, m के ऊपर पावर b, g के ऊपर पावर t। टाइम पीरियड जो है, टाइम पीरियड की डायमेंशनल फॉर्मूला m0 l0 t होगा। टाइम पीरियड का तो t निकल के आना है तो t की पावर 1 है, इज इक्वल टू k l के ऊपर पावर a, m के ऊपर पावर b, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन की डायमेंशन लगेगी, और कौन सी डायमेंशन लगेगी, l t-2 और उसके ऊपर पावर c है। ये ब्रैकेट लगा दो ज्यादा बेटर है। अब है इज इक्वल टू k, m के ऊपर पावर कितनी है ओवरऑल, b है, l के ऊपर पावर कितनी है, a, और ये c मिलकर के कितनी होगी, a प्लस, और t के ऊपर पावर कितनी है, -2c के बराबर होगी। ठीक है, और ये हो गया m0 l0 t के बराबर है, t मतलब t की पावर 1 है। इसके बाद
कंपेयरिंग करते हैं, इसके बाद कंपेयरिंग करते हैं। यहां से पता लगता है b किसके बराबर है, 0 के बराबर है। m के ऊपर पावर b आई और इधर m के ऊपर पावर 0 है, तो कंपेयरिंग करेंगे तो b इज इक्वल टू 0 आ गया। a प्लस c किसके बराबर है, 0 के बराबर है, विच मीन्स a इज इक्वल टू माइनस सी। और तीसरा t के ऊपर पावर माइनस टी सी है, t के ऊपर पावर 1 है, तो माइनस 2c इज इक्वल टू 1 के बराबर आ गया। सॉल्विंग, अगर इन तीनों को सॉल्व करोगे तो a के ऊपर पावर आएगी हाफ, b के ऊपर पावर आएगी 0 और c के ऊपर पावर आएगी माइनस हाफ के बराबर। फिफ्थ वाले स्टेप में पूछ लेंगे तो सॉल्व कर लोगे ना अपने आप ही। तो मैथमेटिक्स क्लास 6 वाली मैथमेटिक्स है। t इज इक्वल टू k, l के ऊपर पावर कितनी आई, a जो कि हाफ है, m के ऊपर पावर कितनी आई, 0 आई, और g के ऊपर पावर कितनी आई, अब मास पर डिपेंड ही नहीं कर रहा था, इसीलिए मास के ऊपर पावर 0 आ गई है। अगर नहीं डिपेंड करता होगा तो अपने आप ही सॉल्व करने के बाद डायमेंशन से पावर 0 निकल आएगी। और ये हो गया t इज इक्वल टू k अंडर रूट एल अपॉन अंडर रूट ऑफ जी, सी की जगह माइनस हाफ लिखना है, तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा और डिनोमिनेटर में आकर के 1 अपॉन जी की पावर हाफ हो जाएगा, जिसको अंडर रूट लिख दिया। और t इज इक्वल टू k अंडर रूट ऑफ l बाई जी के बराबर आता है। k के टर्म्स में आंसर छोड़ना है, आपके स्कूल में भी बोलेंगे k के टर्म्स में छोड़ना है। हालांकि मैं बता दूं कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स वाला क्वेश्चन था उसमें k की वैल्यू 1 निकल के आती है, एक्सपेरिमेंटली देखा गया, और इस केस में देखा गया कि k की वैल्यू 2 पाई के बराबर आती है। पर आपके स्कूल में बोला जाएगा कि k के टर्म्स में ही छोड़ दो, और आपको सॉल्यूशन भी जो मिलेंगे प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस में अनसॉल्व्ड क्वेश्चन में, वो k के टर्म्स में ही सारे आंसर दिए होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट वाले सारे करवा दे रहा हूं, बाकी आप प्रैक्टिस के लिए अपनी बुक्स जो मैंने बोली है उसमें से भी कर सकते हो, जो मैं असाइनमेंट दूंगा उसमें से भी कर सकते हो। अभी असाइनमेंट देना नहीं है, एरर पढ़ाने के बाद असाइनमेंट दूंगा आपको। इसके बाद है बेटा एक स्ट्रिंग है, और इधर मास लगा करके इसके अंदर टेंशन क्रिएट कर दिया, इसके अंदर टेंशन क्रिएट कर दिया। अब ये अपनी एक्सिस के अबाउट वाइब्रेट कर सकती है, अपनी एक्सिस के अबाउट मतलब ये स्ट्रिंग वाइब्रेट कर सकती है। वाइब्रेशन की एक फ्रीक्वेंसी आती है, वाइब्रेशन की एक फ्रीक्वेंसी आती है, उसी फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करा। इस फिगर की कोई जरूरत नहीं थी, मैंने बना दी। उसने बोला फ्रीक्वेंसी of a stretched wire may depend upon पहला है लेंथ ऑफ ए वायर, दूसरा है टेंशन इन ए वायर, जिसको कि मैं F से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, क्योंकि टेंशन को T से रिप्रेजेंट करूंगा तो डायमेंशन वाले T से थोड़ा अलग हो जाएगा। टेंशन इन ए वायर। थर्ड है मे डिपेंड अपॉन मास पर यूनिट लेंथ ऑफ ए वायर, जिसे लीनियर मास डेंसिटी भी कहते हैं, और इसको मैं m से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। आप बोलो तो m डैश से भी कर सकते हो, पर स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। इसकी डायमेंशन क्या लिखोगे, m की मास पर यूनिट लेंथ है तो क्या लिखोगे डायमेंशन, ml -1 मास अपॉन लेंथ आएगा। ये लिखा। फ्रीक्वेंसी को हम लोग न्यू से रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ ए स्ट्रेस्ड वायर मे डिपेंड अपॉन लेंथ ऑफ द वायर को L से, टेंशन इन दी वायर को F से, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ ए वायर इज इक्वल टू m से। आप अपने आप भी सॉल्व कर सकते हैं, मेरा सॉल्यूशन बाद में देख लेना, पहले अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करो। ये हो गया
फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल की पावर ए, may depend upon length of the wire, may depend upon tension in a wire जिसको मैं F से रिप्रेजेंट कर F की पावर B, फ्रीक्वेंसी may depend upon mass per unit length of a wire है जो कि C से रिप्रेजेंट कर M की पावर C है। इन तीनों को कंबाइन किया, may depend upon L की पावर A, F की पावर B, M की पावर C है, और फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू के, एल के ऊपर पावर ए, एफ के ऊपर पावर बी, एम के ऊपर पावर सी के बराबर है। ये डायमेंशंस लिखा। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है फ्रीक्वेंसी का? लेफ्ट हैंड साइड में तो हमेशा डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है ताकि एम भी आ जाए, एल भी आ जाए, टी भी आ जाए। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एम जीरो एल जीरो टी की पावर -1 होता है। फ्रीक्वेंसी का टी की पावर -1 होता है, इज इक्वल टू के, लेंथ का क्या होगा? एल के ऊपर पावर ए हो जाएगा। टेंशन का मतलब फोर्स का क्या होगा? टेंशन इज इक्वल टू फोर्स होता है एम एल पी माइनस टू की पावर बी होता है। ये टेंशन इज इक्वल टू फोर्स मैंने आपको पहले भी बताया था, फर्स्ट क्लास में बताया था या सेकंड क्लास में, कि भाई टेंशन हो गया, थ्रस्ट हो गया, फोर्स हो गया, ये सब की एक ही डायमेंशन रहती है। और तीसरा हो गया मास पर यूनिट लेंथ है, मास मत समझ लेना, मास पर यूनिट लेंथ है। और ये हो गया एम एल माइनस 1 के ऊपर पावर सी दे रखी है। ये इज इक्वल टू हो गया के एम के ऊपर पावर, इधर से बी निकली और इधर से सी निकली, और बी प्लस सी के बराबर है, ठीक है ना? बी प्लस सी के बराबर है, B प्लस सी के बराबर है। K हो गया, आपको बताया अभी, M के ऊपर पावर B इधर से, M के ऊपर पावर C है, मल्टीप्लाई में तो B प्लस सी हो जाएगा। L के ऊपर पावर कितनी है? L के ऊपर पावर एक तो A है, एक L के ऊपर पावर प्लस B है, यहाँ से निकली, एक L के ऊपर पावर इधर से निकली जो कि माइनस C है। T के ऊपर पावर कौन कौन सी है? एक ही है, और वो है -2b के बराबर, इज इक्वल टू m0 l0 t की पावर -1 के बराबर है। यहां से कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग, ये हो गया b प्लस सी इज इक्वल टू 0, a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 0, और -2b इज इक्वल टू -1। टी वाले को टी से इक्वेट कर दिया, एल वाले को एल से, एम वाले को एम से। इससे पता लगता है कि b की वैल्यू किसके बराबर है? हाफ के बराबर है। यहां से पता लगता है कि c की वैल्यू किसके बराबर है? -b के बराबर है, यानी -हाफ के बराबर है। और यहां से पता लगता है a की वैल्यू जो सॉल्व करने के बाद आएगी वो आएगी, a की वैल्यू b की जगह हाफ लिखा, -हाफ +1, और a की वैल्यू -1 के बराबर आ जाएगी। यहाँ तो रफ कॉपी में सॉल्व, रफ पेज, रफ साइड में सॉल्व कर लेंगे। यहाँ तो आपने डायरेक्ट लिखना है, सॉल्विंग a इज इक्वल टू -1 आया, b इज इक्वल टू हाफ आया, c इज इक्वल टू -हाफ आया, और ये बन गया फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू फिफ्थ वाली लाइन में k, l के ऊपर पावर कितनी है? -1 है, F के ऊपर पावर कितनी है? B है जो कि हाफ हो गया, और M के ऊपर पावर कितनी है? M मास पर यूनिट लेंथ था, पावर -हाफ है, और ये बन गया V न्यू इज इक्वल टू K, L की पावर -1 को 1/L लिख सकते हैं, F की पावर हाफ को √F, और M की पावर हाफ को -हाफ को 1/√f, और ये बन गया फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू K/L √f/m। हालांकि लिखना तो मुझे T चाहिए था कैपिटल T, पर वो ये डायमेंशन वाले कैपिटल T से कंफ्यूजन होता, इसलिए मैंने टेंशन की जगह F लिखा है। तो फॉर्मूला आ गया K/L √f/m के बराबर है। ठीक है बच्चों, एक एप्लीकेशन का क्वेश्चन, एक प्रूफ का क्वेश्चन अच्छा वाला और अगली क्लास में कराऊंगा, ताकि फिर से रिवीजन हो जाए, और कुछ और एप्लीकेशंस बताता है इसकी। और ये हो गया, जैसे आपको दिया हुआ है
अब ये क्वेश्चंस है, न्यूमेरिकल्स है जो डायमेंशन पर, तीन अलग अलग चीजें करा दी, एक्यूरेसी चेक करना, उसके बाद एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में जाना, तीसरा जो है मैंने डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला बताया, डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूले का एक क्वेश्चन अगली क्लास में बताऊंगा, उसके अलावा जो मिसलेनियस क्वेश्चंस है वो बताने जा रहा हूं। आपको दिया हुआ है P इज इक्वल टू a माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी टी दे रखा है, बोला है P जो है प्रेशर है, x जो है डिस्टेंस है और t जो है टाइम है, ठीक है ना। इसके बेसिस पर a और b की डायमेंशन निकालनी है बेटा। फाइंड डायमेंशंस ऑफ a एंड b की डायमेंशन निकालनी है, निकाल लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। ये एक्स स्क्वायर की डायमेंशन क्या होगी, डिस्टेंस है, एल स्क्वायर होगी, और एल स्क्वायर में से एल स्क्वायर को किस में से माइनस करोगे, एल स्क्वायर में से ही माइनस कर सकते हैं, लाइक क्वांटिटीज ही ऐड या सब्ट्रैक्ट की जा सकती है। तो इससे पता लग गया कि डायमेंशन ऑफ ए इज डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर, क्योंकि लाइक क्वांटिटीज ही ऐड या सब्ट्रैक्ट की जा सकती है, और एक्स स्क्वायर की डायमेंशन किसके बराबर है, एल स्क्वायर के बराबर। तो ये ए की डायमेंशन तो मुझे पता लगे, तो डायमेंशन ऑफ ए जो है इज एल स्क्वायर। अब आगे चलते हैं, इसके बाद प्रेशर की डायमेंशन क्या होती है बेटा, प्रेशर की डायमेंशन होती है m l माइनस 1 t माइनस 2, फोर्स अपॉन एरिया किया था तो प्रेशर निकल करके आया था, इज इक्वल टू इधर हो गया एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कितना आएगा, इज इक्वल टू एल स्क्वायर ही आएगा, क्योंकि मैंने वही बोला लाइक क्वांटिटीज भूलना नहीं, इस प्रिंसिपल को, लाइक क्वांटिटीज ही ऐड या सब्ट्रैक्ट की जा सकती है। और b और t की जगह क्या लिखा है, कैपिटल T। ये हो गया, b ऊपर गया, बाकी सब चीज नीचे आ गई, मैथमेटिक्स वाला पोर्शन है। ये तो हो गया एल स्क्वायर अपॉन m l माइनस 1 t माइनस 2 एक हो गया, और आगे हो गया t हो गया, और b की डायमेंशन हो गई m के ऊपर पावर माइनस 1, l के ऊपर पावर 3 और t की पावर माइनस 1 है, ऊपर जाकर के t हो जाएगा, और ये b की डायमेंशन। कभी कभी पूछ लेते a अपॉन b की डायमेंशन बताओ, जब a और b की निकल गई तो डिवाइड करके a अपॉन b की बता दो। कभी बोल देते हैं a इंटू b की डायमेंशन बता दो, a और b की निकालनी पड़ेगी, फिर a इंटू b मल्टीप्लाई करके डायमेंशन बता देना, ठीक है बच्चों। ये एक तरह का क्वेश्चन था जो न्यूमेरिकल है, एक तरह से कह लो। ये दिया हुआ आपको क्वेश्चन आगे, p पावर इज इक्वल टू a माइनस टी स्क्वायर अपॉन bx, वेयर p जो है पावर, x जो है डिस्टेंस है, t जो है टाइम दिया हुआ है। अब अपने आप कोशिश करो, मेरे सॉल्यूशन से पहले आप अपने आप से निकालने की कोशिश करो, क्या निकाल सकते हैं। हाँ, मैं पावर की डायमेंशन बता देता, रेट ऑफ डूइंग वर्क होता है ml2t माइनस 3 के बराबर होता है पावर की डायमेंशन। मैंने लिखवाई हुई है ये डायमेंशन आपको। डिस्टेंस की तो आपको पता ही एल होती है, टाइम की आपको पता ही है टी होती है। अब बताओ, सबसे पहले डायमेंशन ए की क्या आएगी, आपने अपने कॉपी में निकाल लिया होगा, मेरे को बताओ क्या आई होगी। डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ टी स्क्वायर आएगी, आएगी कि नहीं आएगी भाई। टी स्क्वायर में से ही टी स्क्वायर माइनस कर सकते हैं और इक्वल टू टी स्क्वायर आएगा, तो इससे पता लगता है डायमेंशन ऑफ ए जो है वो इज इक्वल टू किसके बराबर होगी, टी स्क्वायर के बराबर होगी, ठीक है बच्चों। अब b की डायमेंशन निकालते हैं, b इज इक्वल टू है टी स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं a माइनस टी स्क्वायर अपॉन p इंटू एक्स है।
यानी हो गया टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर अपॉन पावर की होगी एम एल 2t माइनस 3 एक हो गया। और इसके अंदर फाइंड था a इंटू बी की डायमेंशन फाइंड आउट करनी है, फाइंड a इंटू बी की डायमेंशन। और ये हो गया x की हो गई, डिस्टेंस है l है, तो ये हो गया टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर किसके बराबर हो गया, टी स्क्वायर के बराबर। ये हो गया m l की पावर 3, 2 और 1 मिल करके, और t की पावर माइनस 3, और ये इज इक्वल टू हो गया m के ऊपर पावर माइनस 1, l के ऊपर पावर माइनस 3 और t के ऊपर पावर 5। ये b की डायमेंशन निकल कर गया। पर ये नहीं बोला था, उसने बोला था a इंटू बी की डायमेंशन फाइंड आउट करो। a इंटू बी की डायमेंशन क्या हो जाएगी बेटा, a की डायमेंशन क्या थी, टी स्क्वायर थी, b की डायमेंशन क्या है, m माइनस 1, l की पावर माइनस 3, t की पावर 5 है, विच इज इक्वल टू हो गया m माइनस 1, l के ऊपर पावर माइनस 1 ना सॉरी l के ऊपर पावर माइनस 3 और t के ऊपर पावर 7 हो गया। इजी था कि नहीं था ये, ठीक है, आपको समझ में आया बेटा। और क्वेश्चन है f इज इक्वल टू a अंडर रूट x प्लस b टी स्क्वायर, a एंड a अपॉन b की डायमेंशन निकालनी है। f फोर्स है, f जो है फोर्स है, x जो है डिस्टेंस है, और t जो है टाइम। फाइंड डायमेंशंस ऑफ a अपॉन b की डायमेंशन फाइंड आउट करनी है। बेटा इतना पता है कि फोर्स इज इक्वल टू फोर्स प्लस फोर्स के बराबर होगा, फोर्स इज इक्वल टू फोर्स प्लस फोर्स होगा। इसका मतलब हो गया a अंडर रूट x की डायमेंशन इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ फोर्स होगी। डायमेंशन ऑफ a अंडर रूट x इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ फोर्स होगी। x की डायमेंशन तो मालूम है a अंडर रूट ऑफ है इज इक्वल टू m l 2 t माइनस 2 के बराबर होगा, और a की डायमेंशन हो जाएगी m l के पावर 2 है, l की पावर हाफ से डिवाइड होगा, ये अगले स्टेप में करता हूं, अपॉन l की पावर हाफ। ये हो गया m l के ऊपर पावर 3/2, t के ऊपर पावर माइनस, ये a की डायमेंशन निकल के आएगी। सिमिलरली डायमेंशन ऑफ b t स्क्वायर इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ फोर्स आएगा, दैट इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ b t स्क्वायर, t का टाइम t लगेगा, t स्क्वायर इज इक्वल टू m l t माइनस 2 के बराबर आएगा। b की डायमेंशन हो गई m l t माइनस 2 डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू m l t की पावर माइनस 4 हो जाएगा। a की भी पता है, b की भी पता है, तो a अपॉन b जो आंसर आएगा उसकी डायमेंशन आएगी m l की पावर 3/2 t की पावर माइनस 2 अपॉन m l t के ऊपर पावर माइनस 4 है, t के ऊपर पावर माइनस 4 है। m और m कट गया, ये हो गया a अपॉन b इज इक्वल टू l के ऊपर 3/2 में से 1 जाएगा तो कितना रहेगा 1/2, और t के ऊपर -2 और -4 मिल करके तो a अपॉन b की डायमेंशन l की पावर हाफ t की पावर 2 निकल कर गया है। एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं इसका, ये वैसे पहले अपने आप से ट्राई करना, जब नहीं आएगा तब मेरे सॉल्यूशन को देखना बेटा, वहीं पे पॉज कर देना और बाद में अपनी कॉपी में एक बार ट्राई करने के बाद फिर सॉल्यूशन देखना, पॉज हटाने के बाद कि मैं क्या बोल रहा था, और फिर उससे क्या होगा कि आपको इस तरह के सारे क्वेश्चंस करने की प्रैक्टिस अपने आप ही आ जाएगी। एक क्वेश्चन है v इज इक्वल टू a प्लस
बी टी प्लस सी अपॉन डी प्लस टी दे रखा है। आपको दिया हुआ है v इज इक्वल टू ए प्लस बी टी प्लस सी अपॉन डी प्लस टी है, इतना पता है। ये v आपको वेलोसिटी दे रखा है और t आपको टाइम दे रखा है। वेलोसिटी इज इक्वल टू वेलोसिटी प्लस, तो डायमेंशन ऑफ ए किसकी डायमेंशन होगी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी होगी, विच इज इक्वल टू हो गया ए इज इक्वल टू एल टी माइनस वन। वेलोसिटी की एल टी माइनस वन होती है। डायमेंशन ऑफ बी टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v आएगा b और आगे लिखा कैपिटल T इज इक्वल टू एल टी माइनस वन और b की डायमेंशन आ गई एल टी माइनस टू के बराबर। c की नहीं निकाली जा सकती, पहले d की निकालनी पड़ेगी। d की डायमेंशन किसके बराबर होगी, टाइम के साथ क्या ऐड करोगे, टाइम ही तो ऐड करोगे, तो डायमेंशन ऑफ d इज डायमेंशंस ऑफ t हो गया, दैट इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ d इज इक्वल टू कैपिटल T के बराबर हो गया। अब पूरा इकट्ठा टर्म पिक करते हैं। डायमेंशन ऑफ c अपॉन d प्लस टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ क्या होगा, वेलोसिटी होगा, c अपॉन t प्लस t इज इक्वल टू एल टी माइनस वन और ये हो गया c अपॉन टी, टी प्लस टी इज इक्वल टू टी आएगा इज इक्वल टू एल टी माइनस वन और c की डायमेंशन इज इक्वल टू l के बराबर आ गई और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बाकी अब अगली क्लास में करेंगे। आधी या 45 मिनट्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो आधी क्लास जो है डायमेंशंस की और लगेगी, पूरी भी लग सकती है, मैं कह नहीं सकता, डिपेंड करता है कि क्वेश्चंस आप कितनी जल्दी समझ लेते हो, क्योंकि उसी हिसाब से मैं क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चंस और कराने और अगला चैप्टर भी शुरू कर दूंगा अपनी क्लास में, एरर्स। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।